हेलो दोस्तों, एड एजुकेशन में आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ये पॉलिटी की क्लास है या पॉलिटी के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटी के वेरियस क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में, अलग अलग एग्ज़ाम में, तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारी पिछली 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जिसमें हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साइलेंट फीचर्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। एंड दूसरी वीडियो में हमने बात करा है हमारी प्रीएम्बल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुई, ये आइडियाज़ कैसे आई, वो सारी चीज़ें बात करी है हमने। एंड हम जो हमारी आर्टिकल्स हैं सिटीजनशिप के बारे में या टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इनके बारे में हमने बात करा है। और इस वीडियो में दोस्तों हम फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में अवेलेबल है। एंड आर्टिकल 12 to 35, 12 से 35 में ये हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये इंस्पायर है बिल ऑफ राइट जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उससे ओरिजिनली, यानी पहले जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुई थी तो 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 78 में हुई थी, 1978 उसमें। एंड अभी राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है आर्टिकल 300A में। ओके और इस फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये प्रमोट करता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, ऑथोरिटेरियन जो रूल है एंड डेस्पोटिक रूल जो होती है उसको ये प्रिवेंट करता है, यानी डेमोक्रेसी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या कंट्री में बनी रहे। चेक एंड बैलेंस को भी इंश्योर करता है ये। और ये प्लेस लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन दोनों पे ये लिमिटेशन के लिए है, यानी लिमिट करता है उनके पावर को। ये इस्टेब्लिश करती है गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट फॉर मैन। ओके, यानी गवर्नमेंट ऑफ लॉज हो उसको ये इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली। एंड इसमें इस वीडियो में आप चेक करेंगे अलग अलग फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से 18 में दी गई है। राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल 19 से 22 में दी गई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 and 30। राइट टू प्रॉपर्टी जिसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 31 में दिया गया था उसको रिमूव कर दिया गया। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। ओके, ये हमारी जो राइट्स हैं वो हैं। कुछ राइट्स जो हैं वो एनिमीज को भी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो दी गई है इसमें मेंशन है नॉट एनिमी एलियंस नहीं होना चाहिए, नॉट एन एनिमी एलियन। इसके लिए कुछ राइट्स दी गई हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। ये जो आर्टिकल्स हैं ये एनिमीज के लिए है। सिटीजन के अगेंस्ट में कुछ राइट्स दी गई हैं, आप चेक करिए। अगेंस्ट सिटीजन फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन, यानी 15, 17, 23, 24, 20, 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये ओनली हेबियस कॉर्पस के केस में है। कुछ फीचर्स हैं, जैसे ये जो राइट्स हैं वो नॉट एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं।
ये अवेलेबल होते हैं अगेंस्ट आर्बिट्रेशन एक्शन ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट कोई आर्बिट्रेशन एक्शन अगर लेता है उसके अगेंस्ट में है, विद अ फ्यू इसकी एक्सेप्शंस भी हैं अगेंस्ट द एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। ज़्यादातर जो राइट्स है वो नेगेटिव कैरेक्टर के हैं, लिमिटेशन प्लेस करते हैं ऑन द अथॉरिटी के ऊपर, स्टेट के ऊपर, और कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव नेचर के भी हैं, कन्फर्मिंग सर्टेन प्रिविलेजेस, यानी प्रिविलेज भी देते हैं पर्सन को, जस्टिसेबल नेचर में है ये। डिफेंड और गारंटी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में इन राइट्स को, यानी फंडामेंटल राइट को, और हाई कोर्ट है वो 226 आर्टिकल, इसके थ्रू इसको डिफेंड करता है या गारंटी करता है। ये सैक्रोसेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, यानी ये अमेंड किए जा सकते हैं और ये सस्पेंड भी हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के केस में, एक्सेप्ट जो आर्टिकल 22, 20 एंड 21 हैं, इनके अलावा बाकी सारे जो राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के केस में। स्कोप ऑफ ऑपरेशन लिमिटेड है आर्टिकल 31 BC में, एंड एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल इन्फोर्समेंट ऑफ मार्शल लॉ। इसका एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड है, मार्शल लॉ अगर इम्प्लीमेंट हुआ है तो। ज़्यादातर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, कुछ ऐसे हैं पार्लियामेंट के थ्रू, एग्जाम्पल 21A POA एक्ट है 1989 ये, ओके। अब यहाँ हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट प्रोवाइड करता है, जैसे यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, स्टेचरी और नॉन स्टेचरी अथॉरिटी, जैसे LIC, ONGC, सेल्स, PSUs एक्सेट्रा है, ये स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। आर्टिकल 13 है ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड, बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू का भी जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ओके। कुछ लॉज इंक्लूड हैं, जैसे लॉज ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑर्डिनेंस है, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ है, डेलीगेशन लेजिस्लेशन है, वर्ड लॉ डू नॉट अप्लाई फॉर पर्सनल लॉज, यानी कुछ पर्सनल लॉज भी होते हैं उन पे ये वर्ड लॉ अप्लाई नहीं होती है, ओके। आर्टिकल जो 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एश्योर करता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी सबके लिए इक्वल लॉ है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन टू ऑर्डिनरी लॉ, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो इक्वल हैं ऑर्डिनरी लॉ के सामने, नो पर्सन इज अबव द लॉ, ये इंश्योर करता है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, यानी इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पीपल हु आर सिमिलर सिचुएटेड, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक कंडीशन अगर एक सिचुएशन है तो दो पर्सन को एक तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ना कि डिफरेंटली, इसीलिए ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ओके। रूल ऑफ लॉ एज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आइडिया आया था उसका हिस्सा है। एक्सेप्शन इसमें दिए गए, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग देयर ऑफिस, ये आंसरेबल नहीं होते हैं टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड ड्यूटी, जो पावर और ड्यूटी एक्सरसाइज किया है उसके लिए अपने ड्यूरेशन यानी टर्म में, उसके लिए ये आंसरेबल नहीं होते। दूसरी चीज़ है कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट में नहीं इनिशिएट की जाएगी, इनके जो टर्म है, जो ड्यूरेशन है सर्व कर रहे हैं उस दौरान, और कोई प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्पर्सनमेंट इशूड बाय एनी कोर्ट, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है फॉर द अरेस्ट
और या इनको इम्प्रिजन किया जाए किसी भी कोर्ट के सामने। फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट, यूएनओ एंड इट्स एजेंसी के लिए भी ये एग्जाम्पशन है। आर्टिकल 31C, लॉज मेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी अंडर 39B, 39C। आर्टिकल 105, 194, ये एमएलए एंड एमपी आर नॉट लायबल फॉर एनी अदर एक्शन इनसाइड, यानी लेजिस्लेचर के अंदर इनका जो भी एक्शन है उसके लिए आर्टिकल 105 एंड 194 एमएलएज और एमपीज को एक बैरियर, एक कोड देता है, एक जिसके लिए वो लायबल नहीं है जो भी एक्शन उन्होंने लेजिस्लेचर में किया है या जो स्पीच किया है उन्होंने। आर्टिकल 361A, नो पर्सन शैल बी लायबल फॉर ट्रू रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीडम टू पब्लिश प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। एंड आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 15 यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन only on the ground of race, religion, caste, sex or place of birth. Discrimination on the ground on other ground is allowed. एग्जाम्पल के लिए अब फाइनेंशियल जो डिस्क्रिमिनेशन होती है तो फाइनेंशियल वाइज आप किसी को प्रिविलेज दे सकते हैं, या जेंडर के वाइज या कास्ट वाइज आप किसी को प्रिविलेज का प्रोविजन है। नो डिस्क्रिमिनेशन in giving access to shops, public restaurant, hotels and places of public entertainment applicable to state. No discrimination in use of wells, tanks, bathing ghats maintained by state fund for general public applies to both citizen and states. इसमें कुछ exemption है, जैसे मैंने बात किया कि वुमेन एंड चिल्ड्रन जो SC, ST एजुकेशनल बैकग्राउंड क्लासेस से हैं उनके लिए कुछ प्रिविलेजेस हैं। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 ने रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओबीसी के लिए अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 27% का कोटा ओबीसी के लिए किया था। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005। क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हुआ ओबीसी में। ओके एंड आर्टिकल 16 की बात करते हैं, ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, यानी कोई भी सिटीजन no citizen can be discriminated or made ineligible for employment of any other under the state on the ground of only religion, race, caste, sex, descent, place, birth. ओके यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए और किसी के साथ कोई किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा on the basis of religion, race, caste, sex, descent, place of birth और residence के बिहाफ पे। और इसमें एक अंडर आर्टिकल 15 डिसेंट प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस आर नॉट प्रेजेंट, यानी आर्टिकल 15 में जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई थी उसमें प्लेस ऑफ रेसिडेंस और डिसेंट ये दोनों वर्ड नहीं प्रेजेंट थे, बट 16 में ये चीज़ प्रेजेंट है, ये डिफरेंस है। और इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट only by the parliament. Example 371D in Andhra Pradesh, reservation to social and educational backward classes. State can provide incumbent of an office related to religion or denominational institution belonging to particular religion. Okay, and reservations कुछ इसमें दिए गए, जैसे मंडल कमीशन 1979 में अपॉइंटेड अंडर द आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 340 कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मंडल कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंट किया गया। इन्होंने आइडेंटिफाई किया गया कि 52% ऑफ द पॉपुलेशन ओबीसी है और उसमें रिकमेंड किया 27% रिजर्वेशन के लिए। इंदिरा साहनी जजमेंट 92 का आया, इन्होंने टोटल रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किया जाएगा वो 15% एक कट ऑफ लिमिट सेट कर दी गई कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इंक्लूडिंग कैरी फॉरवर्ड जॉब स्कीम में भी। और जो मेरिट है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए
और रिजर्वेशन एग्जिस्ट एट एंट्री लेवल नॉट, मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। आप एंट्री लेवल पे एंट्री प्रोवाइड कर दीजिए, जैसे कॉलेजेस स्कूल्स में एंड जॉब्स में, बट प्रमोशन में नहीं होनी चाहिए। एंड रामनंदन कमेटी अपॉइंट की गई टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर अमंग ओबीसी गवर्नमेंट अपॉइंटेड इट। ओके। और 76th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 94, तमिलनाडु 69% रिजर्वेशन इन 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। एंड 76th अमेंडमेंट एक्ट 95 में आया। इसने प्रोवाइड किया रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन फेवर ऑफ SC STs, they are not adequate or represented in the service. 81st Amendment Act 2000 आया। It empower the state to fill backlog vacancy even if they crosses 50% ceiling। यानी अगर 50% जो सीलिंग लिमिट लगाई गई थी कि रिजर्वेशन 50% के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ओके, बट बैकलॉग वैकेंसी 81st अमेंडमेंट 2000 में आया। इसको बैकलॉग वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए बोला गया, क्लियर करने के लिए बोला गया, इवन 50% की सीलिंग लिमिट क्रॉस हो रही है तो भी। 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में आया और इसने इट प्रोवाइड कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी फॉर SC STs विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जून 95 से इफेक्ट होगा। एंड 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में है। आर्टिकल 15 एंड 16 प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन द अनरिजर्व कैटेगरी। अभी तक हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन दी जा रही थी ये अलग अलग बेसिस पे थी, उनके कास्ट पे बेसिस थी, बट फाइनेंशियल रिजर्वेशन, फाइनेंशियल टर्म, ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में जो इम्प्लीमेंट हुआ उसके बेसिस पे 10% EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की क्लास इंट्रोड्यूस की गई ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल। ओके। एंड आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इट इज एप्लीकेबल टू द स्टेट एंड प्राइवेट सिटीजन्स। अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। यानी अनटचेबिलिटी, कहीं ये जो वर्ड है अनटचेबिलिटी क्या है इसको डिफाइन नहीं किया गया है क्लियरली कि वो क्या है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसमें प्रिवेंटिंग फ्रॉम एंटरिंग पब्लिक वर्शिप, जस्टिफाई अनटचेबिलिटी ऑन रिलीजन ट्रेडिशन बेसिस, इंसल्टिंग SC पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, रिफ्यूज SC मतलब शेड्यूल कास्ट पर्सन को अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पे आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं टू हॉस्पिटल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, होटल्स में या पब्लिक बेनिफिट्स जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आने के लिए या एडमिट करने के लिए आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, और आप मना कर रहे हैं गुड्स और रेंडर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कि इनसे सर्विस नहीं लेना है, तो इस तरीके की चीज़ें अनटचेबिलिटी में लाई करती है। ओके। एंड आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स के बारे में बताया गया कि स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी टाइटल ऑन ए सिटीजन और फॉरेनर। यानी स्टेट किसी सिटीजन को या फॉरेनर को कोई टाइटल कन्फर नहीं करेगा। और इसने प्रोहिबिट किया, प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनीबॉडी एक्सेप्ट मिलिट्री या एकेडमिक्स। ये टाइटल रख सकते हैं। सिटीजन कांट एक्सेप्ट एनी टाइटल, यानी सिटीजन किसी फॉरेनर से टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉरेनर वर्किंग फॉर इंडियन गवर्नमेंट कांट एक्सेप्ट ए टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के कोई भी फॉरेन वर्किंग इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी टाइटल्स। ओके। No citizen or foreigner holding any office of profit shall not accept any present emolument without the consent of president। बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के कोई इमोल्यूमेंट रिसीव नहीं किया जाएगा किसी भी सिटीजन के द्वारा, या फॉरेन होल्डिंग एनी ऑफिस में कोई सिटीजन प्रॉफिट जहाँ पे प्रॉफिटेबल हो उसको। भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स आर, ये सब टाइटल्स नहीं है, नॉट टू बी यूज्ड एज ए सफिक्स और प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ अवार्डीज।
ओके, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम। ओके, एंड इसमें ये चेक करिए, कंडक्ट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक आउट द प्रोसीडिंग, रिस्ट्रेन ऑन असेंबल्स मीटिंग्स, इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 9(1)(c), ऑल सिटीजन हैव राइट टू फ्रीडम, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19(1)(c), ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। ओके, 19(1)(d) कहता है सिटीजन कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। ओके, एंड 19(1)(e), फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, every citizen rights or resident and settle any part of the country। आर्टिकल 9(1)(e) कहता है कि सिटीजन किसी भी कंट्री के किसी भी हिस्से में लाई कर सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं। ओके, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्शन और इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्स ट्राइबल एरियाज को लेके, उसके अलावा कुछ लिमिटेशंस भी दी गई हैं। आर्टिकल 19(1)(f) कहता है रिमूव्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन 1971 में रिमूव कर दिया गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशन 1971, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आर्टिकल 19(1)(f) को रिमूव कर दिया गया था। 19(1)(g) कहता है सिटीजन हैज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ओके, ये भी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में हो, प्रोफेशनल हो, टेक्निकल हो, क्वालिफिकेशन हो, लाइसेंस एक्सेट्रा नेसेसरी, हाउएवर स्टेट कैन मोनोपोलाइज अ बिजनेस। कुछ कंडीशंस या लिमिटेशंस भी दी गई हैं इस तरीके के राइट टू फ्रीडम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो 6 राइट्स हैं जो प्रोटेक्ट होती हैं ओनली अगेंस्ट द स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट, यानी सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट में, किसी प्राइवेट एंटिटी या इंडिविजुअल के केस में नहीं है। And important right include Article 19(a), freedom of press, no right to strike, RTI, right to information, etc. ये आर्टिकल 19(1) है, freedom of speech and expression. Freedom to move in any out of the country is not available under Article 19। ये आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में है। आर्टिकल 20 यानी फ्रीडम टू मूव इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के अंदर आना और कंट्री से बाहर जाना, ये आर्टिकल 19 का पार्ट नहीं है, ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है। ओके, और स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ओनली ऑन द ग्राउंड मेंशन इन आर्टिकल 19 इटसेल्फ। आर्टिकल 19 जो मेंशन है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट कभी भी चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकता है। एंड आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें प्रोविज़न है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, नो रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ या नो रेट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब ही यही है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड बाय लॉ बाय अप्लाइंग लॉ बैकवर्ड, यानी पहले से कोई पिछला लॉ चल रहा है तो उसके थ्रू उस पर कोई कन्विक्शन नहीं होगी। एंड नो पेनल्टी ग्रेटर देन प्रिस्क्राइब, अभी प्रेजेंट में इसका सिंपल यही मतलब है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो रेट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट में जो लॉ है और प्रेजेंट में जो भी क्राइम है वो उस क्राइम के हिसाब से ही उसको पेनल्टी या पनिशमेंट मिलेगी। ओके, एंड जो पुराना पिछला उन्होंने किया है या पिछला कोई लॉ है तो उसके हिसाब से नहीं, प्रेजेंट में जो लॉ है उसके बिहाफ पे एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए अदर पॉइंट अप्लाइज ओनली टू द क्रिमिनल लॉज नॉट टू द सिविल लॉ। अच्छा, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए एप्लीकेबल है, ना कि किसी सिविल लॉ या टैक्स लॉज के लिए, क्योंकि टैक्स तो या कोई सिविल लॉज हो तो वो पीछे से भी पिछली जो पुरानी है प्रीवियस की भी है डिटेल्स उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट होगी। एंड ये ऑल्सो डू नॉट अप्लाई टू प्रिवेंशन डिटेंशन के लिए, ये अवेलेबल ओनली फॉर प्रोसीडिंग्स के लिए। एंड नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड। ओके,
अवेलेबल ओनली फॉर प्रोसीडिंग बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्राइब्यूनल के सामने प्रेजेंट करने के लिए नो डबल जियोपार्डी है, यानी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम जुडिशियल ट्राइब्यूनल ऑफेंस मोर देन वंस, यानी अगर उसने कोई क्राइम किया है तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे 2 जगह चोरी की है तो 2 जगह चोरी के लिए 2 अलग अलग सजा होगी, बल्कि दोनों की एक कॉमन जो चोरी की सजा होती है वो दी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी पर्सन शैल बी विटनेस ऑफ हिज ओन, यानी अगर कोई पर्सन अपने खुद की गवाही उसकी कंसिडर नहीं की जाएगी, थंब इम्प्रेशन हो, एग्जिबिशन ऑफ द बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कवर्ड। ओके, सिंपली यही चीज़ यहाँ भी मेंशन की गई है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होंगे एप्लीकेबल ओनली ऑन द क्रिमिनल लॉ एंड नॉट ऑन द सिविल लॉज और द टैक्स लॉज। इम्यूनिटी कांट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंशन डिटेशन। डबल जियोपार्डी में भी ये मेंशन है, एप्लीकेबल इन केस ऑफ द कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल नॉट बिफोर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी एप्लीकेबल ओनली टू द क्रिमिनल केसेस बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एंड नॉट इन केस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग। सिविल प्रोसीडिंग में ऐसा नहीं है, बट क्रिमिनल केसेस में कि अपनी खुद की ही आप विटनेस नहीं बन सकते, गवाही नहीं दे सकते। आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीडिंग एस्टेब्लिश बाय लॉ। ओके, ये कहता है पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 21। इसकी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे आप चेक करेंगे, आर्बिट्रेशन क्राइटेरिया है, AK गोपालन केस है और मेनका गांधी केस है। आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन है, AK गोपालन केस में अवेलेबल था, यानी मेनका गांधी में भी अवेलेबल था आर्बिट्रेशन एग्जीक्यूशन। आर्बिट्रेशन लेजिस्लेटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन अवेलेबल था, लेजिस्लेटिव एक्शन AK गोपालन में तो नहीं है लेकिन मेनका गांधी में अवेलेबल था। अनरीजनेबल, अनजस्ट, अनफेयर लॉस कैन बी क्वेश्चन बाय जुडिशरी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें AK गोपालन में नॉट अवेलेबल है लेकिन मेनका गांधी केस में अवेलेबल है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके, एंड मीनिंग ऑफ लिबर्टी, मीनिंग ऑफ लिबर्टी AK गोपालन केस में इट मीन्स ओनली द लिबर्टी रिलेटेड टू पर्सन, बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। बट ये मेनका गांधी केस में मीनिंग ऑफ लिबर्टी ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, वाइडर एंड पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द लिबर्टी, दैट इज अपॉर्चुनिटी टू लिव विथ डिग्निटी एंड टू डेवलप टू वंस कैपेसिटी। ओके, ये यहाँ पे मेंशन है कि आर्टिकल 21 में 21A में राइट टू एजुकेशन है। स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, वॉज इनेक्टेड टू इन्फोर्स दिस, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ओके, आर्टिकल 22 प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ग्राउंड टू बी इन्फोर्स राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय लॉयर, यानी आप लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, डिफेंड भी कर सकते हैं। राइट टू बी प्रोड्यूस मजिस्ट्रेशन, किसी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में आपको प्रोड्यूस होना है, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम एंड हॉलीडेज, अगर छुट्टी है या कोई जर्नी में टाइम है उसको एक्सक्लूड करते हुए 24 घंटे के भीतर ये आपका राइट है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित प्रेजेंट किया जाए। शैल नॉट बी डिटेन फॉर मोर देन पीरियड देन ऑथराइज बाय द मजिस्ट्रेट, जितने समय के लिए डिटेंशन के लिए बोलेंगे उससे ज़्यादा ऑथराइजेशन नहीं है आपको डिटेन करके रखने का। 2 तरीके के डिटेंशन होते हैं, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में पनिश अ पर्सन फॉर ऑफेंस कमिटेड बाय हिम, यानी अगर उसने कोई ऑफेंस किया गया उसके लिए पनिशमेंट है, लेकिन प्रिवेंटिव में इंसिडेंट होने से पहले ही आपको डिटेन कर लिया गया। एग्जाम्पल,
यहाँ पे जो रीज़न दिया गया, डिटेंशन ऑफ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन कोर्ट कैन बी डिटेन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में 3 मंथ्स या बियॉन्ड दैट एडवाइजरी बोर्ड शेल परमिट। अगर एडवाइजरी बोर्ड ने परमिट किया है तो 3 मंथ या उससे ज़्यादा आपको डिटेन किया जा सकता है। एंड द बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, जो बोर्ड होगा उसमें हाई कोर्ट के जज होने चाहिए डिटेन करने के लिए 3 मंथ से ज़्यादा एडवाइजरी बोर्ड जो होगी। पार्लियामेंट बाय लॉ इंक्रीज द पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर मोर देन 3 months without obtaining opinion of the advisory board. Legislative power with regard to preventive detention, division between the parliament and state legislature. Okay. आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर की बात की जा रही है। ये अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट सिटीजन में है। स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। ओके, ह्यूमन बीइंग जो ट्रैफिकिंग है, ट्रैफिक है ह्यूमन बीइंग की, और फोर्स लेबर है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन हजार्डियस इंडस्ट्री। जो भी हजार्डियस इंडस्ट्रीज हैं उसमें 14 साल के कम बच्चों के लिए ये प्रिवेंट करता है कि वो वहाँ पे वर्क ना करें, काम ना करें। डज नॉट प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इन नॉन हजार्डियस, मतलब अगर नॉन हजार्डियस है तो वहाँ पे काम कर सकते हैं। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो चाइल्ड लेबर एक्ट है 2016 का, ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 साल, 14 से 18 चिल्ड्रन इन हजार्डियस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। ओके, आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। इसमें डू नॉट प्रोवाइड राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन। इसमें आर्टिकल 25 में कोई ऐसा रिलीजियस कन्वर्जन के लिए कोई राइट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, किया गया है। एंड कवर्स रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। हिंदूज अंडर आर्टिकल 25 इंक्लूड हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट लाई करते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। स्टेट कैन रेगुलेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्टिविटी associated with the religion, can provide welfare, reform or a religious institution. Okay, पहले भी हमने सेकुलर कॉन्सेप्ट की बात की थी और कैसे हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म से डिफरेंट है। ये इस पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि स्टेट कैन रेगुलेट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजन। ओके, आर्टिकल 26 रिलीजियस डोमिनेशन की बात करता है एंड कैन एस्टेब्लिश, मेंटेन, मैनेज एंड एक्वायर प्रॉपर्टी फॉर द necessary condition by SC to be considered as a religious domination, system of belief। सेकेंड एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है एंड थर्ड डिस्टिंक्टिव नेम हो। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम द टैक्सेशन फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ओके, टैक्स कैन नॉट बी लिवाइड बट फीस अगेंस्ट द सर्विस कैन बी लिवाइड। दिस आर्टिकल प्रोहिबिट ओनली लेवाई ऑफ टैक्स एंड नॉट अ फी। यानी टैक्स है बट फी के लिए लेवी नहीं दिया गया है। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडेंट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और ये आर्टिकल 28 एप्लीकेबल नहीं होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एस्टेब्लिश बाय स्टेट बट एक्वायरिंग इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है। ओके, यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए गए जैसे इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट। जो इंस्टीट्यूशन पूरी तरीके से स्टेट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड है कम्प्लीटली। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर द एंडोमेंट और ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट के द्वारा एंडो किया जा रहा है या मेंटेन किया जा रहा है उसमें परमिटेड है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। एंड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट परमिटेड है ऑन द बेसिस ऑफ वॉलेंट्री बेसिस। स्टूडेंट, अच्छा इसमें भी कंडीशन है कि स्टूडेंट में और मे नॉट अटेंड, अगर चाहे तो अटेंड करे स्टूडेंट, अदरवाइज ना भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट परमिटेड ऑन वॉलेंट्री बेसिस, स्टूडेंट मे और मे नॉट अटेंड। ओके, तो ये स्टूडेंट की चॉइस है, अगर वो अटेंड नहीं करना चाहते हैं, अगर
स्टेट मेंटेन करता है, एड वगैरह प्रोवाइड करता है उस इंस्टीट्यूशंस को। तो आर्टिकल 29, एनी स्टेट, any section of the citizen residing in any part of India having distinct language and culture shall have the right to protect the same। इसमें ये कलेक्टिव राइट है, इसमें इट इज़ ए ग्रुप ऑफ राइट, इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन into the educational institute maintained by the state or receiving aid from the state only on the ground of religion, race, caste or language के basis पे। section of the citizen, it include both majority as well as minority by SC। आर्टिकल 30 बोलता है राइट बाय ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी इंस्टीट्यूशन इंजॉय राइट टू प्रॉपर्टी रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी 93 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, डो नॉट अप्लाई टू दिस इंस्टीट्यूशन में, एप्लीकेबल ओनली टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में। ओके जो 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेबल नहीं है, और राइट माइनॉरिटी की राइट्स है इस्टेब्लिश करने का, एडमिनिस्टर करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ओके एंड आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है। एंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट टू इशू रिट्स ऑफ ऑल काइंड, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड कर सकते हैं सारे राइट को कोर्ट में मूव करने के लिए, फंडामेंटल राइट को आप नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन्फोर्स कराने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये जो आर्टिकल 32 है ये सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे रिट इशू करने की पावर दी गई है हाई कोर्ट के पास एंड सुप्रीम कोर्ट के पास, ताकि वो एनफोर्स कराए फंडामेंटल राइट को। सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। ओके ये आर्टिकल 32 में दिया गया है इसकी वजह से। और अलग अलग रिट्स के बारे में दिया गया, जैसे सैरिशोरी है, जुडिशियल कासी जुडिशियल बॉडीज़ के लिए अलग अलग कंडीशन है, क्यू वारंटो है। ओके मतलब व्हाट अथॉरिटी, सैरिशोरी में टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ट्रांसफर एज केस ड्यू टू एक्सेस ऑफ लोअर कोर्ट जुरिस्डिक्शन। ओके यानी सैरिशोरी में केस को ट्रांसफ़र कर देना है बिकॉज एक्सेस ऑफ लोअर कोर्ट जुरिस्डिक्शन के लिए। एंड टू बी सर्टिफाइड एंड टू बी इन्फॉर्म्ड है। क्यू वारंटो में व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से, टू प्रिवेंट अनक्वालिफाइड पीपल। ओके ये डू नॉट अप्लाई फॉर एनी पब्लिक अथॉरिटी, अनक्वालिफाइड पोजीशन के लिए एप्लीकेबल है क्यू वारंटो। हेबियस कॉर्पस है, सैरिशोरी हमने देखा, हमने क्यू वारंटो देखा, यानी व्हाट अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी है। एंड हैबियस कॉर्पस में ये नॉट इशू वेयर डिटेंशन इन लॉफुल प्रिसीडिंग डिटेंशन इज contempt of legislation or court detention is outside the jurisdiction of court. Mandamus not issued against private individual or body. Presiding president, governor, CJ, chief justice of high court duty is discretionary, not mandatory. Deputy department instruction does not possess statutory force. Okay. Article 33, Parliament can restrict, abrogate fundamental right of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies हैं। And Article 34 में provides for the restriction on fundamental right where martial law is enforced. Okay, and हमने देखा Article 34 में martial laws is defined in the Constitution. मार्शल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, और ये मार्शल लॉज ब्रिटेन से लिया गया है, रिफर टू द सिचुएशन वेयर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय द मिलिट्री अथॉरिटी। एम्पावर पार्लियामेंट टू इंडेमनिफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन वेयर मार्शल लॉ इज इन्फोर्स।
सुप्रीम कोर्ट की हैबियस कॉर्पस इज नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। ओके, ये मार्शल लॉज है अफेक्ट ओनली ऑन द फंडामेंटल राइट्स, बट नेशनल इमरजेंसी में क्या अफेक्ट होता है, फंडामेंटल राइट भी होता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन नेशनल इमरजेंसी में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सटेंड द नेचर ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये अलग है। सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, ये मार्शल लॉ में गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देते हैं, और ऑर्डिनरी लॉ कोड होता है इम्पोज टू द रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ द लॉ ओवर ड्यू एंड imposed in some specific area of the country, बट जो इमरजेंसी है उस केस में कंटिन्यू द गवर्नमेंट एंड एन ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट कैन बी इम्पोज ओनली ऑन 3 ग्राउंड, वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर कोई आर्म रिबिलियन हो, इसमें इमरजेंसी लग सकती है, एंड इम्पोज्ड ईदर इन द होल कंट्री और इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री में या कंट्री के किसी एक पार्ट में इसको इम्पोज किया जा सकता है। कैन बी इम्पोज ओनली 3 ग्राउंड, जैसा हमने बात किया, हैज़ स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इमरजेंसी कैसे प्रोविज़न इन्फोर्स होगी या उसके लिए डिटेल प्रोविज़न दी गई है, किस किस तरीके की इमरजेंसीज होती हैं अलग अलग। बट ये जो मार्शल लॉ इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। आर्टिकल 35, Parliament only has the power to make the laws to give effect to certain fundamental right, ensure uniformity, जैसे residence as criteria for public employment, आर्टिकल 16 में दिया गया है। यानी पार्लियामेंट ओनली हैज द पावर टू मेक द लॉ टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट के लिए। ओके, इसके लिए अलग अलग एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। 33 है, 32 है, आर्टिकल 34 है, इंडेमनिफाई द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड सर्वेंट ड्यूरिंग मार्शल लॉ है, एग्जांपल अनटचेबिलिटी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एटसेट्रा, एक्सटेंड द कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट टू द मेकिंग द लॉ मैटर्स स्पेसिफाइड इन द स्टेट। So, state status right to property was repealed by 44th Constitutional Amendment 1978 में, और 300A में नाउ ये फंडामेंटल राइट है, जैसा सॉरी लीगल राइट है जैसा हमने पहले बात किया था, और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 एग्जिस्ट फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज ए फंडामेंटल राइट। कुछ एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 31 में, जैसे प्रोहिबिट 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ फ्रॉम बीइंग इनवैलिडेटेड फॉर वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 14 एंड 19, लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्री, कॉमर्स इंक्लूडिंग एक्वाजिशन ऑफ द स्टेट, मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज, एमलगेशन ऑफ द corporation, modification of the right of the director and shareholder, modification of mining leases, etc. Does not immunize state law from judicial reviews unless reserved. Judicial review हर केस में applicable है। receive precedent assent after reservation, आर्टिकल 39 भी है। कुछ केसेस हैं जैसे आईआर कोल्हो केसेस, इसमें क्या हुआ था, लॉ प्लेस्ड अंडर आर्टिकल 9 शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24, 1973 कम्स आर ओपन टू चैलेंज इन द कोर्ट, यानी जुडिशियल रिव्यू की बात की गई थी, पहले इम्प्लीमेंट इसको जुडिशियल रिव्यू ना किया जाए, या इससे बचने के लिए इसको जो भी लॉ इम्प्लीमेंट होते थे उनको 9 शेड्यूल में मेंशन कर दिया जाता था। बट आईआर कोलियो केस में क्या हुआ, ये अप्रैल 24, 1973 में जितने भी इसके बाद के ये जो टाइम लिमिट है या डेट लिमिट है, एक कट ऑफ डेट है अप्रैल 24, 1973, इसके बाद के जितने भी केसेस थे 9 शेड्यूल में, वो ओपन चैलेंज करने के लिए मतलब ओपन कर दिए गए कि इसको चैलेंज किया जा सकता है आर्टिकल 14, 15, 19, 21 एंड बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे जुडिशियल रिव्यू के लिए। ओके, एंड आर्टिकल 31C ब्रॉट इन 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में लाया था, state that article 3B and article 39C can be override article 14 and 19. Right outside part 3 are not fundamental right, जो भी right part 3 के बाहर है वो fundamental right नहीं है, लेकिन वो constitutional guarantee legal right है। आर्टिकल 265 कहता है no tax can be levied
और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी है। 301 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 326 राइट टू वोट है। हमारा राइट टू वोट आर्टिकल 326 लीगल राइट है। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास रिट जुरिडिक्शन ऑन दीज राइट्स है, यानी आर्टिकल 226 के थ्रू रिट इशू किया जा सकता है या हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। एंड ये आप चेक करेंगे दोस्तों, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में। ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों। हम उम्मीद है हम बेहतर करेंगे आगे। एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।